यह उस जो नए वाले संसद के भवन में सबसे डिफाइनिंग सिंबल है, सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है। और उस पर जो नई संसद बनी वह भी तिकोनी बनी, थोड़ा सा उसमें पंचभुज आकार भी आपको दिखेगा, लेकिन मूलतः यह तिकोनाकार है। तो प्लॉट भी तिकोना रहा और संसद भी तिकोनी बनी। और यह दोनों चीज़ें जो है वास्तु में अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि अग्नि तत्व क्यों करती है? क्योंकि नमस्कार मित्रों, वीडियो का शीर्षक देखकर आप चौंके होंगे। वास्तु से आपने सुना होगा कि लोगों के घर समृद्धि आती है, वैभव आता है, समझदारी आती है, फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी चलने लगती है। और आपने हमारे जब रिव्यूज़ देखे होंगे, हमारे अष्टोद्योम के या मेरे या पूर्ण वास्तु, ये 3 हमारे जो बिजनेस मॉडल्स हैं वास्तु के लिए, उस सब में देखा होगा आपने कि लोग किस किस तरह से आभार प्रकट कर रहे हैं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनके व्यवसाय में क्या परिवर्तन आया, उनके कैरियर में क्या परिवर्तन आया, सुखद परिवर्तन आया, आभार प्रकट कर रहे हैं लोग। लेकिन एक देश का कैसा जो है वास्तु एक देश के लिए कैसे परिवर्तन ला सकता है, ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। लेकिन जब आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, आनंद आएगा। तो पहली बात कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक देश कैसे, हमारा देश भारत एक सुपर पावर कैसे बन सकता है। सुपर पावर का मतलब मेरा शक्ति क्या जो है बात कर रहा हूँ मैं कोई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अदम्य शक्ति, सैन्य शक्ति वाली बात कर रहा हूँ, सुपर पावर की। और उसको जब आप वीडियो ध्यान से देखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। जो हमारी सत्ता का केंद्र है, जो हमारा राष्ट्र की शक्ति का केंद्र है, वह है हमारा पार्लियामेंट, संसद। और जो पुरानी संसद थी, यह सबसे पहले पूरे भारत में या पूरे विश्व में मैंने इस बात को उठाया था कि जो पार्लियामेंट का, जो संसद का जो प्लॉट है, जो भूखंड है, वह त्रिकोणात्मक है और वह अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। और जो संसद है वह गोल बनी हुई है, वह आकाश तत्व प्रतिनिधित्व करती है, जो वास्तु और फेंग शुई के दोनों के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए बार बार देश में अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो जब नई पार्लियामेंट, नई संसद बनने लगी तो इस बात को मैंने बहुत जोर शोर से उठाया, यूट्यूब पर वीडियो भी डाला और मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मेरी बात सुनी गई। और जो संसद नई बनी, उसका डिजाइन बना, वह नया जो भूखंड था वो भी तिकोना बना और नई संसद बनी वो भी तिकोनी बनी, लगभग तिकोनी बनी जो है। जो ऐसा भी मैंने इंगित किया था, लोगों को जानकारी दी थी कि उसका मॉडल एक मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो है प्राचीन मंदिर हुआ करता था, बीजा मंडल या विजय मंडल। वो अब तो खंडहर हो गया है विधर्मियों के आक्रमण के कारण, नष्ट करने के कारण, उसके मॉडल पर थोड़ा आधारित है। तो यह अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्लॉट तो तिकोना था ही, क्योंकि जब लुटियंस ने पूरे सिस्टम को बनाया था और वहाँ का संसद, राष्ट्रपति भवन सब डिजाइन किए थे, तो वहाँ पर प्लॉट जो बनाए गए थे तिकोने आधार बनाए गए थे। उसका क्यों तिकोना छोड़ा था उस पर कभी विशेष चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन एक जो नई संसद बनानी थी उसके लिए भी तिकोना प्लॉट मिल रहा था और उस पर जो नई संसद बनी वह भी तिकोनी बनी, थोड़ा सा उसमें पंचभुज आकार भी आपको दिखेगा, लेकिन मूलतः यह तिकोनाकार है। तो प्लॉट भी तिकोना रहा और संसद भी तिकोनी बनी। और यह दोनों चीज़ें जो है वास्तु में अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि अग्नि तत्व क्यों करती है? क्योंकि अग्नि को जब देखेंगे वह तिकोनी ही होती है, ऐसे नीचे से उठती हुई पतली ऊपर होती हुई जाती है। ये पिरामिड या इस तरह की शेप जो हमारे जो मंदिर बने होते हैं उनकी तरह बनी होती है। तो अग्नि तत्व तिकोने आकार को प्रतिनिधित्व करता है। तो अग्नि तत्व जब जो है प्रभावी हो गया भूखंड में भी और संसद में भी, तो यह बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने वाला है राष्ट्र को, हमारे बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने वाला है। और यह निश्चित ही नए शक्ति के
आयाम स्थापित करेगा, न्यू डायमेंशंस ऑफ पावर टू द नेशन। हमारे राष्ट्र को नई शक्ति के आयाम उपस्थित करेगा। दूसरा, जो वास्तु और फेंग शुई में जो कर्व होते हैं, जो इस तरह के, जैसे कि न पुरानी पार्लियामेंट से गोल सी थी, या कर्व जब होता है, यह ऐसे घुमा हुआ आकार जो संरचना बनती है, वह स्त्री शक्ति को, फेमिनिन ऊर्जा को, वो जो है फेमिनिन एनर्जी को प्रतिनिधित्व करती है। और जो तिकोना, खासकर स्ट्रेट लाइंस और खासकर तिकोना, एक पुरुष शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। तो जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था वह थोड़ी सौम्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, और नई पार्लियामेंट जो बता रही है वो पौरुष शक्ति को प्रतिनिधित्व कर रही है। यह भी हमारे राष्ट्र के लिए एक नया नियामक बन के आ रहा है, नया नियामक बन के आ रहा है। तो पूरी संसद जो बनी, यह जो है, यह पूरी के पूरी जो नई संसद बनी है, यह पावर को, शक्ति को, अदम्य आकांक्षा, आगे बढ़ने की उसका प्रतिनिधित्व कर रही है और राष्ट्र को नई ऊर्जा देने वाली है। पहला बात। दूसरी बात, जो अगर आपने कभी, आप संसद पुरानी गए होंगे या आपने ध्यान से जब इसके रिकॉर्डिंग वगैरह चैनलों पर आती थी उसमें ध्यान देखा होगा, तो उसका जो संसद को जो सबसे बड़ा सिंबल जो वहाँ लगा हुआ था, जो सबसे बड़ा नियामक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था, वह एक गांधी जी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति थी। ध्यान मुद्रा में गांधी जी, और गांधी जी जब भी आप ध्यान देंगे, अहिंसा और इस तरह की बातें, सत्य, अहिंसा, इस तरह की बातें जिनका वो हमेशा उपदेश देते रहे, उनका आपके मन में भाव आएगा। और वास्तु और फेंग शुई में और इस तरह की जितनी भी विद्याएं हैं, योग तंत्र, इसमें प्रतीकों का बहुत महत्व है। हर प्रतीक, आपके घर में जो मूर्तियां लगाते हैं, जिस तरह डिजाइनिंग करते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, ये हजारों लाखों बार मैंने इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, बिजनेस प्लेसेस का, कॉर्पोरेट्स का, केवल प्रतीक, मूर्तियां, चिन्ह, आकार बदल करके जो है वहाँ पर जो है उनका भाग्य बदल दिया है। तो यह जो संसद का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह, नियामक प्रतीक चिन्ह था, वह डिसिप्लिनरी सिंबल जो था, वह गांधी जी के ध्यान मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति थी। गांधी जी दांडी मार्च करते हुए नहीं जा रहे हैं, गांधी जी संघर्ष का आह्वान नहीं दे रहे हैं, गांधी जी वैसे सत्य अहिंसा के वो भी ध्यान में बैठ गए, कंटेम्पलेटिंग जो है। तो वह संसद को जो है, जो संसद की ऊर्जा को वह डिसिप्लिन कर रहे थे कि हम कंटेम्पलेट करेंगे, कहाँ जाना है, यह जाना, वो जाना। एक ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में शिव की मूर्ति होती है, वह एकदम शांत रहने की संदेश देती है, तांडव वाली नहीं। तो ये जो शिव की नहीं, इसी तरह से ध्यान मुद्रा में बैठी हुई गांधी की मूर्ति शक्ति से दूर रहने का संदेश दे रही थी। और इस गांधी मूर्ति जो ध्यान मुद्रा में बैठी थी, 16 फीट ऊंचाई की, उसका निर्माण हमारे पारिवारिक मित्र हैं, बहुत आदरणीय हैं, और उनका मैं हमेशा नमन करता हूं, श्री रामवंश सुतार जी, जिन्होंने बाद में विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल वाली मूर्ति का निर्माण किया, उन्होंने किया था। तो ये मूर्ति उसको डिफाइन कर रही थी, हमारे राष्ट्र की सोच को, चिंतन को और दिशा को। लेकिन अब क्या कर रहा है, नई बिल्डिंग में जो सबसे डिफाइनिंग, सबसे परिभाषित करने वाला जो प्रतीक चिन्ह है, वह देश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है, जो 4 शेरों की मूर्तियां जो है दहाड़ती हुई, और उनको बहुत आलोचना भी कि बड़े उग्र से दिख रहे हैं, यह उस नए वाले संसद की भवन में सबसे डिफाइनिंग सिंबल है, सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है। कहाँ गांधी जी की ध्यान वाली मूर्ति और कहाँ उग्र सिंह मूर्तियाँ। यह आपको नए राष्ट्र की चेतना कहाँ जा रही है। ठीक है, आप आलोचना कर सकते हैं कि हम बहुत उग्र होने जा रहे हैं, हम एक अपने शांति और अहिंसा के मार्ग से विचलित होने वाले हैं, लेकिन सच बात यही है कि जब यह प्रतीक चिन्ह लग गया है, तो यह प्रतीक चिन्ह संसद के ऊपर सबसे बड़ा, बहुत बड़ा आकार का लगा हुआ है, यह राष्ट्र की चेतना को, राष्ट्र की क्षमता को, राष्ट्र के चिंतन को ये परिभाषित करने वाला है। एकदम टिल्ट है, एकदम आप जो है कहाँ शांति अहिंसा से दूसरी तरफ जाने वाले हैं। यह दूसरा जो है बिंदु है जो हमारे राष्ट्र को अलग सुपर पावर बनने में मदद करेगा, महाशक्ति बनाने में मदद करेगा। तीसरा जो है,
तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन वास्तु के अनुसार, मैं ये सारे वास्तु के मापदंड हैं, इनका मैंने सफलतापूर्वक प्रयोग पिछले 30 सालों में किया है, कमाल के परिणाम मिले हैं, उन्हीं मापदंडों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक आप कभी भी गएंगे संसद, जब राष्ट्रपति भवन से राजपथ, पहले जिसका नाम था अब कर्तव्य पथ हो गया है, उस राष्ट्रपति भवन से सीधे जाएंगे इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के आगे थोड़ा सा जा कर के आपको एक खाली छतरी कैनोपी हुआ करती थी, जहाँ पर स्वतंत्रता से पहले हमारे अंग्रेज बादशाह की मूर्ति लगा करती थी। आज़ादी के बाद एक अच्छा निर्णय लिया गया, उस मूर्ति को हटा दिया गया, लेकिन अभी तक वह जगह खाली पड़ी हुई थी। और वहाँ पर लगाने के लिए जो है माननीय सुतार साहब, जिनका अभी मैंने जिक्र किया, श्री राम सुतार जी ने एक अपनी संकल्पना गांधी मूर्ति की दी भी थी, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। तो उसकी संकल्पना दी थी कि मूर्ति लगाई सकती, लेकिन कभी निर्णय नहीं लिया जा सका। कई बार ये भी आया कि सत्ता के राष्ट्रपति भवन के सामने गांधी जी का क्या, किसी ने सम्राट अशोक का भी, किसी ने तरह तरह के जो है, किसी ने नेहरू जी का, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रस्ताव दिए थे, लेकिन वह निर्णय नहीं लिया जा सका था, खाली पड़ा हुआ था। लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार ने जो बैठी थी, जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उन्होंने एक निर्णय लिया और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी है। और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति एकदम सैन्य वेशभूषा में, मिलिट्री फटीक में है, सलाम करते हुए। अगर आप उस मूर्ति को देखेंगे तो वह मिलिट्री की वेशभूषा में है, और वह भी हमारे सत्ता के शीर्ष राष्ट्रपति भवन को सीधे देख रही है और वहाँ बैठी हुई। तो एक और जो है नियामक बिंदु आ गया, जो है कहाँ गांधी जी की मूर्ति लगती, कहाँ सैन्य वेशभूषा में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। और सुभाष चंद्र बोस की जब आप स्मरण करेंगे तो उनके दिमाग में आपके क्या आएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज के जो है इंडियन नेशनल आर्मी के जो है संस्था जो है हेड ऑफ दी जो थे, चीफ थे, और उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा। और सबसे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री जो घोषित हुए थे, आज़ादी से पहले ही घोषित हो गए थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे जो है। तो एक सैन्य उन्होंने संघर्ष किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेज जो है भारत छोड़ के गए, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी के उस संघर्ष का बड़ा योगदान था। तो एक अब एक नया जो है तीसरा नियामक बिंदु आया वास्तु का, कि भारत को आगे चेतना कैसे जाने वाली है। एक सैन्य वेशभूषा में, मिलिट्री की वेशभूषा में ड्रेस पहने हुए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति भवन को सीधे आंखों में आंखें मिला करके सलाम कर रहे हैं और उसको उत्प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ये तीसरा बिंदु वास्तु का आया, जो भारत को महाशक्ति बनाने वाला है, महाशक्ति बनाने। और चौथा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नेशनल वार मेमोरियल, जिसको राष्ट्रीय समर स्मारक भी कहा जाता है। समर माने युद्ध, संस्कृत में समर माने युद्ध। यह जब आप राष्ट्रपति भवन से चलेंगे पहले वाले राजपथ या आज के कर्तव्य पथ पर, तो अंतिम बिंदु जो पड़ाव आता है वह राष्ट्रीय समर स्मारक। पहले एक छोटा सा जो है इंडिया गेट के नीचे जो है जो है अमर जवान ज्योति जलती थी, और वहाँ पर एक राइफल भी लगी हुई थी। उस द्वितीय विश्व युद्ध की में भारतीय जो सैनिक मरे थे उनका स्मरण करते हुए उल्टी राइफल वो लगी हुई थी। तो लेकिन वहाँ पर उस राजपथ समाप्त नहीं होता था, उसके आगे फिर खाली वो छतरी आती थी, जिसकी अभी मैंने कैनोपी जिसकी चर्चा की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग गई है। उसके आगे भी एक खाली जगह पड़ी हुई थी, जहाँ आज राष्ट्रीय समर स्मारक है। तो बड़ा द्वंद्व की स्थिति थी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम भिड़ना चाहते हैं, नहीं भिड़ना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, एक महाशक्ति की तरह बनना चाहते हैं, कि एक समर्पण करना चाहते हैं, कि अपने शहीदों के याद करना चाहते हैं। ये कोई क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं थी। लेकिन जब ये राष्ट्रीय समर स्मारक बन गया है, वहाँ पर एक तरफ है, पहला बिंदु राष्ट्रपति भवन है और दूसरा बिंदु राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वार मेमोरियल बन गया है, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बीच में एक
उसका आप जाके देखिए, मैं उसका विस्तार से वर्णन आपके आनंद को अधूरा नहीं करना चाहता हूँ, जाके देखना चाहिए। ये बहुत सुंदर स्मारक बना है। तो दोनों, एक तरफ राष्ट्रीय स्मृति स्मारक, एक राष्ट्रपति भवन है, और बीच में जो कर्तव्य पथ जा रहा है उसके दोनों तरफ तमाम मंत्रालयों के दफ्तर जो है, और कार्यालय, और संसद भवन, और तमाम चीज़ें जो है बन गई हैं और बनती जा रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सारी चीज़ें, चारों बिंदु मिल करके भारत को एक नया चरित्र दे रही है। अब जब ये बनना शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि एक नया भारत अंगड़ाई ले रहा है, जो युद्धोन्मुख है, जो लड़ने से डरता नहीं है, जो आज देखिए जो है एकदम कितने जब इससे ये सब चीज़ें हुई कितने परिवर्तन आ गए। आज हमने सैटेलाइट, खुद प्राइवेट सेक्टर आ गया है, वो सैटेलाइट भेज रहा है। हम एम्यूनिशन, शस्त्रों का निर्माण खुद कर रहे हैं, और हम निर्यात भी करना शुरू कर दिए हैं। ये वास्तु के चारों बिंदु मिलकर के एकदम से जो है भारत को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा जो मेरी आपत्ति अभी भी है, पहले भी थी, अभी भी है, और जो इसका निराकरण अभी किया नहीं गया है। जो पहले वाली पार्लियामेंट थी और जो नई पार्लियामेंट है, दोनों विरुद्ध तत्व हैं। एक तिकोना है और एक आकाश तत्व है, एक अग्नि तत्व है। ये दोनों मिलकर के बहुत विरोधाभास हो रहा है, और ये क्या हो रहा है कि विगत और वर्तमान का संघर्ष क्रिएट कर रहा है। हम हमेशा पिछले इतिहास को लेकर के, नेहरू ने क्या अवदान रहा देश के लिए, फिर पिछले इतिहास का खंडन मंडन, ये सब चलता रहेगा कि मुगलों ने क्या किया, और उसके पहले क्या हुआ, राजपूतों ने क्या हुआ। यह एक अजीब सी स्थिति आएगी, और एक मंथन की स्थिति आएगी। मंथन से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। लेकिन कभी कभी मेरा व्यक्तिगत मत है कि मंथन को थोड़ा सा रोका जा सकता है, या उसको एक सही राह दी जा सकती है। मंथन की ऊर्जा को, एनर्जी फ्रॉम द चर्निंग, उसको एक नई जो है, एक सकारात्मक मोड़ दिया जा सकता है। तो ये जो मैं पहले भी आगाह किया था, आपने यूट्यूब वीडियो देखा होगा, तो मैंने पहले भी आगाह किया, चेतावनी दी थी कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो ये संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, और इसका समाधान बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा। तो मेरा फिर आग्रह है, मैंने जो राष्ट्र के निर्णायक लोग हैं उनसे भी संपर्क किया है, और मुझे आशा है कि जैसे मेरे पिछले सुझाव माने गए हैं, जो बिंदु मैंने उठाए थे उनको परिपालन किया गया। त्रिकोण प्लाट में, त्रिकोण भूखंड में त्रिकोण संसद बनाएगी, इसका भी जो है वास्तुसम्मत उपचार जो है कर लिया जाएगा, और इसका एक सकारात्मक जो है हल निकलेगा। लेकिन यह आप निश्चित जान लीजिए कि भारत इन 4 वास्तु के बिंदुओं के कारण क्या बनने वाला है, महाशक्ति, सुपर पावर, मिलिट्री की, सैन्य की, और इसकी तरफ आने वाले सालों में ऐसे आंख उठाकर देखने वाले बहुत कम रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodeom.com से। और अंतिम निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक बार फिर से नमस्कार।